माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, प्लीज प्लीज मैटर अंडर रूल 377 श्री प्रताप राव चिखलीकर जी, नेक्स्ट श्री भोला सिंह जी। जी धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे अपनी लोकसभा के लिए नियम 377 के अधीन सूचना पढ़ने का अवसर दिया। बुलंदशहर जनपद एनसीआर क्षेत्र में शामिल होने के बाद भी अन्य जनपदों की अपेक्षा में विकास में अभी काफी पीछे है। जनपद बुलंदशहर में ट्रैफिक के साथ ही विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए जिले में रिंग रोड प्रस्तावित है। रिंग रोड निर्माण से जनपद में ट्रैफिक के साथ विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। बुलंदशहर में रिंग रोड नहीं होने के कारण शहर जाम की समस्या से काफी समय से झेल रहा है। जिले में साल 2016 में NH 235 का शिलान्यास करने आए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने जनपद में रिंग रोड बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने 2017 में रिंग रोड की DPR तैयार करा प्रदेश सरकार को भेज दी थी। प्रदेश सरकार की अनापत्ति मिलने के बाद DPR केंद्र सरकार के पास लंबित है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि बुलंदशहर में रिंग रोड के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें। रिंग रोड निर्माण से शहर को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। रिंग रोड के माध्यम से ऐसे वाहनों को शहर के बाहर से ही निकाला जा सकेगा जिन्हें दूर जाना है और शहर में प्रवेश नहीं करना है। धन्यवाद। श्री कृष्णपाल सिंह यादव जी, श्री कृष्णपाल सिंह यादव जी, श्री अरुण कुमार सागर जी, अध्यक्ष महोदय, प्लीज मैं आपका ध्यान हमारे संसदीय क्षेत्र जनपद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर जल, जिसका कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा कराया जा रहा है। महोदय, मैं सदन के लेट 377 बी टेकन फर्स्ट, प्लीज संज्ञान में प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। यह भी लाना चाहता हूं कि ठेकेदारों द्वारा जो पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसकी गुणवत्ता भी घटिया है, पाइपलाइन बहुत ही हल्की है एवं साइड पर डालते समय टूट फीट भी हो रही है। इसके अलावा पाइपलाइन डालने के उपरांत रोड को भी ठीक नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, इस प्रकार से सरकारी राजस्व का भारी दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। मान्यवर, अतः मैं जनहित में मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकरण में तुरंत संज्ञान लेते हुए केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्तर पर उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी एजेंसी और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और दोषी एजेंसी को तत्काल प्रभाव से ब्लैक लिस्टेड करते हुए मेरी मांग है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विवेक शेजवलकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ये योजना देश की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के साथ ही देश सेवा को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराएगी। योजना से भारतीय सेना में युवा शक्ति का विस्तार होगा। प्रशिक्षित, अनुशासित, संस्कारित और देशभक्त युवाओं की टीम तैयार होगी। 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात इन अग्निवीरों को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी में प्राथमिकता भी मिलेगी। मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इन अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देने की घोषणा की है। अग्निपथ योजना सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म के लिए लाए गए तीनों कानूनों की तरह
अग्निपथ योजना का अकारण विरोध चिंतनीय है। सरकार को चाहिए कि रिफॉर्म की घोषणा से पूर्व उस क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श एवं प्रभावित लोगों से विमर्श हो, जिससे जनहितैषी नीतियों के क्रियान्वयन में कोई भी अवरोध न आए। इससे नकारात्मक वातावरण बनाने वालों पर भी अंकुश लगेगा। क्या सरकार इस पर विचार कर रही है? श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, श्रीमती रमा देवी जी, सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र का शिवहर जिला स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा एवं आर्थिक दृष्टिकोण से एक पिछड़ा जिला है। शिवहर बिहार का ऐसा जिला है जहां 60% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है तथा प्रति व्यक्ति आय भी सबसे कम है। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मैं अनवरत रूप से विगत 13 वर्षों से प्रयासरत हूं। यहाँ बाढ़ एवं सुखाड़ के कारण कृषि क्षेत्र में विकास नहीं है, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए संस्थान नहीं है तथा चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कोई अस्पताल नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश के पिछड़े जिलों को भी विकसित करने की सोच के तहत बिहार के 13 जिले सहित देश के कुल 115 पिछड़े जिलों का आकांक्षी जिला के रूप में चयन किया गया है, जिसका उद्देश्य इन पिछड़े जिलों का भी देश के अन्य जिलों के समकक्ष विकास करना है। परंतु दुख के साथ कहना चाहती हूं कि शिवहर जिला को आकांक्षी जिला की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड को शिवहर जिला पूरा करता है। शिवहर सहित कई ऐसे जिले जो वास्तव में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सड़क, आर्थिक एवं आधारभूत संरचना जैसे बुनियादी सुविधाओं के आधार पर पिछड़े हैं, उनको आकांक्षी जिला की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के शिवहर जिला को आकांक्षी जिला की श्रेणी में शामिल किया जाए, जिससे कि यहाँ पर बुनियादी आर्थिक विकास का ढांचा तैयार हो सके तथा यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि हो सके। धन्यवाद। श्री नायब सिंह जी, श्री मोहन भाई कुंडारिया जी, श्री गोपाल जी ठाकुर। माननीय सभापति महोदय, दरभंगा बिहार में राज परिवार द्वारा 1878 से संचालित राज अस्पताल कामेश्वर नगर दरभंगा को 10 एकड़ भूमि एवं भवन के साथ राज परिवार द्वारा आयुर्वेदिक आयुष चिकित्सा, शिक्षा एवं शोध को ध्यान में रखते हुए इन सबों के विकास तथा संवर्धन के लिए राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय कामेश्वर नगर एवं राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर को तकरीबन 20 एकड़ भूमि तथा मकान के साथ 1985 से ही दान में दिया गया है। महोदय, अरबों रुपये के संपत्ति के साथ भवन भूमि बिहार सरकार आयुष स्वास्थ्य विभाग को देने के बाद भी भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली द्वारा न्यूनतम मापदंडों को पूरा न करने के कारण 2003 से ही उक्त संस्थान के शैक्षणिक शोध एवं अंतरंग चिकित्सा का कार्य अभी तक बंद है। महोदय, मिथिला क्षेत्र का एकलौता एवं देश के प्राचीनतम राज्य अस्पताल कामेश्वर नगर, जो वर्तमान में राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय कामेश्वर नगर दरभंगा के नाम से एवं मोहनपुर स्थित राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा को आयुष मंत्रालय भारत सरकार अपने अधीन लेकर इसे केंद्रीय राष्ट्रीय अखिल भारतीय आयुर्वेद आयुष संस्थान का दर्जा देकर इस संस्थान को विकसित एवं संवर्धन किया जाए। सभापति महोदय, उक्त संस्थान नेपाल, भूटान, बंगाल, उत्तर प्रदेश इत्यादि से काफी करीब है। अभी भी इन राज्यों एवं देशों के रोगी यहां आ रहे हैं। उक्त राज्य अस्पताल का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरिमा थी। यहाँ पर दरभंगा महाराज के काल से ही आयुर्वेदिक योग
नेचुरोपैथिक, ज्योतिष, चिकित्सा एवं जड़ी बूटियों इत्यादि का संरक्षण संवर्धन का कार्य होता था। उक्त संस्थान के पुस्तकालय में 10,000 से ज्यादा पुस्तकें हैं। माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि इसको अपने अधीन लेकर इसको विकसित करें। इसमें आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथिक, ज्योतिष चिकित्सा, हर्बल गार्डन तथा फार्मेसी के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा के विशेषज्ञों को समाहित कर विकसित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जय सिद्धेश्वर महास्वामी जी, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी, डॉक्टर सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल जी। Yes. Thank you, Speaker, sir. Please. So the government has approved the project of four-laning of Ahmednagar Karmala Tembuni section of National Highway 561A in Ahmednagar district, which is my constituency. The project has been progressing in a swift manner, and the issues concerning the same were resolved by our Honorable Minister, Shri Nitin Gadkari ji. However, there are few issues concerning the approved project which needs to be resolved. So there are total 4 number of bypasses on this stretch which require improvement in order to ensure seamless connectivity on this stretch. The condition of the existing road in urban areas where bypass are proposed is very delicate. Before handing over the city portion length of the project to PWD, one-time improvement of this portion is very much essential as per the norms of National Highway Authority of India. So I request the Ministry of Road Transport and Highway and NHAI through you to kindly consider one-time improvement of these roads whereby bypass roads are proposed by including it in the revised DPR in order to provide seamless travel for passengers of Ahmednagar and also avoid accidents or damage to vehicles due to non-maintenance of roads on this stretch, which will assist the common man and passengers and ensure ease of travel. Thank you, sir. श्री राहुल कसवा जी। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कई घर ऐसे हैं जहां पाइपलाइन से पानी की सप्लाई नहीं होती है। हाल ही में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत शुरू किए गए देश के सबसे बड़ा ये पीने के पानी का एक प्रोग्राम गांव घर घर तक जल का प्रोग्राम दिया है। देश के सबसे संकटग्रस्त ऐसे 7 राज्यों में जहां भूजल का स्तर तेजी से घट रहा है, वहां विशेष तौर पर अटल भूजल योजना शुरू की गई है, जिसमें राजस्थान में भी शामिल है। लेकिन वर्तमान में जल जीवन मिशन योजना के कार्य राज्य सरकारों द्वारा बहुत ही घटिया किस्म से किया जा रहा है। सड़कें व रोड वगैरह सब तोड़ दी गई हैं, वापस मरम्मत आदि में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं और कार्य पूरे भी नहीं किए जा रहे। जल जीवन मिशन योजना के तहत काफी गांव और ढाणियां तक आज भी पानी पहुंचने का प्रोग्राम नहीं बन पा रहा है। वहीं टंकियां काफी नीचे रह जाती हैं क्योंकि राजस्थान में टीले बहुत ज्यादा है, तो हाइट्स का बड़ा फर्क पड़ता है और गांव में ढाणियों की काफी ऊंचाइयों में बसी भी हैं। इसके कारण इसके अलावा अभी काफी ढाणियां ऐसी हैं जो इस योजना से वंचित रह गई हैं। उनका भी पूर्ण सर्वे करवाकर घर घर कनेक्शन से लाभान्वित करने किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री सुनील कुमार सोनी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज मैं आपके संरक्षण में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 28 को हटाने का आग्रह कर रहा हूं। इस धारा के अंतर्गत किसी भी जानवर को धार्मिक कारणों से मारने की अनुमति प्रदान की गई है। हर वर्ष बकरियां, भैंस, ऊंट सहित हजारों बेजुबान जानवरों को धार्मिक रीति रिवाज के नाम पर बेहद गंदी एवं अस्वस्थ परिस्थितियों में अप्रशिक्षित लोगों के द्वारा मौत के घाट उतारा जाता है। यह क्रूर कृत्य है। बूचड़खानों के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी जानवरों को मारा जाता है। इसमें मारे गए जानवरों के खून एवं शारीरिक अंगों का पर्यावरण पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है। इस तरह कुर्बान किए गए जानवरों के मांस का सेवन मानव स्वास्थ्य हेतु बेहद खराब है, क्योंकि मारे गए जानवरों की किसी भी प्रकार की आधिकारिक स्वास्थ्य सुरक्षा जांच नहीं होती है। अतः मेरा अनुरोध है कि पीसीए अधिनियम 1960 की धारा 28 को हटाया जाए एवं जो जानवरों की कुर्बानी देना चाहते हैं तो उन्हें केवल लाइसेंस प्राप्त बूचड़खानों में करने की अनिवार्यता होनी चाहिए। धन्यवाद। श्री रामचरण बोरा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है,
वहाँ वर्तमान में 71 उड़ानों का संचालन हो रहा है, परंतु स्टेट कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण वहाँ पर जिस प्रकार जो व्यापार है, जिससे उद्योग, पर्यटन, शिल्प आदि से प्रदेश के प्रत्येक जिले से जुड़ा हुआ है। मेरा आपसे आग्रह है कि पहले जैसलमेर और जोधपुर ये फ्लाइटें चालू थी, अभी बंद कर दी गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वापस जोधपुर और जैसलमेर फ्लाइट चालू की जाए, जिससे व्यापार भी बढ़ेगा और पर्यटन भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रद्युत बरदोली जी, श्री बेनी बहनन जी, श्री सुरेश कोडिकुनिल जी, श्री SR पार्थिबन जी, श्री CN अन्नादुराई जी, श्री खलीलुर रहमान जी, श्री लवु श्री कृष्ण जी। Yes. Thank you, sir. The issues are related to 3 states of Andhra, Orissa and West Bengal, sir. The Railway Ministry said in March that it has sanctioned preparations of DPRs for new dedicated freight corridors on 3 routes, including the East Coast Corridor Kharagpur to Vijayawada. This DFC was promised in the Union Budget 2021, and the project was supposed to be commissioned by June 2022. The latest update is that the ministry is inclining towards scrapping the new DFCs due to funding and land acquisition delays. The final decision will be taken when DPR is out. The DPR is facing a major delay of 5 months, due to which the construction of DFC Eastern Corridor is still on standstill. I strongly urge the government to expedite the DPR process for timely construction of dedicated freight corridors, implement the Eastern dedicated freight corridor between Kharagpur, Vijayawada as promised. It is a critical step towards reforming the freight transportation system, not only in Andhra Pradesh, but in Orissa and West Bengal also. Thank you very much. श्री धैर्यशील माने जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे हाथकरंगले लोकसभा संसदीय क्षेत्र में सिराला तहसील आता है। यह स्थान दुनिया भर में नागपंचमी के त्योहार के लिए जिंदा सांपों के पूजन के लिए मशहूर है। श्रावण मास के पंचमी में शिराला गांव में जिंदा सांपों की पूजन की परंपरा महायोगी श्री गोरखनाथ जी के माध्यम से 900 सदी से पूर्व यहां शुरू हो गई थी। 2002 तक अखंडता से ये चलती रही, परंतु वन्यजीव अधिनियम 1972 के लागू होने के बाद यह परंपरा खंडित हो गई है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 में उत्सव तथा मेले में वन्यजीवों को पकड़ना तथा उनके साथ दुर्व्यवहार करना और उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। वन्यजीव अधिनियम की धारा 1 के तथा उपधारा 36 के अनुसूची क्रमांक से 4 में सरपट रेंगने वाले प्राणियों का उल्लेख किया है। धारा 2 के उपधारा 36 की अनुसूची भाग 2 में अनुक्रमांक 112 क्रमांक पर धामन और ईंधन कोबरा अर्थात नाग सांप आते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 में वन्यजीवों को शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। धारा 11 और 12 शैक्षिक के वैधानिक कारणों से छूट दी गई है। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार संबंधी धारा 25 और 26 में धारा 25 पशु संबंधी धर्म परंपरा उपचार तथा प्रसार की अनुमति दी जाती है। धारा 25 धार्मिक अनुष्ठान तथा कार्यों का पालन करने का अधिकार प्राप्त करता है। शिराला का नागपंचमी त्योहार एक शताब्दी वर्ष पुराना त्योहार है। मूल घटना से जुड़ा एक धार्मिक त्योहार है जो भारतीय नागरिक संहिता धारा 25 और 26 के अंतर्गत भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की धारा 11 और 12 शिराला में नागपंचमी त्योहार मनाने की अनुमति देता है। सांप मानव बस्तियों में मिलने वाले और रहने वाले प्राणी हैं। हमारे यहाँ सांपों का मानव तथा किसानों का मित्र समझा जाता है। हमारी धार्मिक श्रद्धा और का विषय होने से हमें आपसे निवेदन करता हूं कि नाग सांपों को वन्यजीव प्राणियों की सूची में से अलग किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अध्यक्षता में भारत सरकार ने 21 अगस्त 2014 में पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण का औचित्य जांचने के लिए सेवानिवृत्त कैबिनेट सचिव SR सुब्रमण्यम, सेवानिवृत्त सचिव
श्री विश्वनाथ सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव, उच्चतम न्यायाधीश के वरिष्ठ अधिवक्ता KN वट की समिति गठित की थी। इस समिति ने 21 नवंबर 2014 में 100 परिशिष्ट में 55 सिफारिशों का आकलन किया है। इसमें मुख्यतः बैलगाड़ी शरीयत, नागपंचमी में जिंदा नागों का पूजा का और अन्य वन्य जीवों का संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार आने वाली समस्याओं का उल्लेख किया गया है। सुब्रमण्यम समिति ने भारतीय त्योहारों का तथा उत्सव के बारे में काफी विचार विमर्श करने के बाद अपना विचार दिया है। इस त्योहार में नाग सांपों को क्षति पहुंचाना, उनका गलत इस्तेमाल करना तथा कोई भी अनुचित प्रकार प्रथा शामिल नहीं की जाती। इसमें सिर्फ शिराला में नाग देवता की पूजा की जाती है। शिराला की नाग पंचमी भारतीय संस्कृति का एक अलग पहचान देने वाला यहाँ त्योहार है। इसके संवर्धन की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि भारतीय संस्कृति तथा परंपरा के पोषण व संवर्धन के कारण शिराला में नाग पंचमी की अनुमति दी जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री सुनील कुमार जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक आस्था के महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं। महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत वाल्मीकि नगर के रामनगर प्रखंड में सोमेश्वर पर्वत स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2840 फीट है। यह बिहार का सर्वोच्च पर्वत है जो भारत नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। सोमेश्वर पर्वत पर माता काली का प्राचीन मंदिर है। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्रों में यहाँ पर हजारों की संख्या में हजारों श्रद्धालु पूरे बिहार तथा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए सोमेश्वर पर्वत को माता वैष्णो देवी धाम के तर्ज पर विकसित किया जाए। धन्यवाद। श्री महेश साहू जी। Of the government under Rule 377. Sir, railway network plays an important role in the overall development of national interest, region to place to and place. Dhenkanal is one of the important district, town and cities. Odisha has several mines and other industrial units around the nearby location. The railway station at Dhenkanal, Angul Talcher serves as the lifeline for the people as is connected with several towns and cities. Chennai is the closest metropolitan city to Dhenkanal by distance after Kolkata. However, till today, there are no direct train service to Chennai from the place. Several trains pass through Dhenkanal, Angul, Talcher station, but none of them have Chennai as destination. There has been a long-standing demand from the people of my parliamentary constituency that there should be a train from Dhenkanal which will connect the district town to Chennai, a train to Chennai that originates from Dhenkanal or a train with a Chennai as a destination be diverted and always to pass through Dhenkanal with a stoppage. This should be in the growth of both in Dhenkanal as well as along the route. Therefore, I urge upon the government that sir, Dhenkanal Parliament segment is the #1 Parliament segment which sacrifices a lot for the national interest. I hope on a introduced train to Chennai should be drawn by the government and as soon as possible to take the government by the government. श्री के नवासकनी, श्री पी रविंद्रनाथ जी। Yes, no, he's there. Please. So thank you, Chairperson, sir. Sir, I would like to urge the government to set up at least one district-level coaching center for rural youth across the country for various competitive examinations. In India, a student's inability to access professional coaching to crack competitive exams unfairly affects his entry into the most sought-after jobs in the country. The civil service exams
NDA, SSS, SSC, etc. are among the most challenging exams in the world and require expensive test preparation and considerable expenditure on books and coaching materials. There are millions of aspiring youths in rural India who do not have access to professional coaching, both due to their financial constraints and due to unavailability of high-quality coaching centers. Moreover, private coaching institutes levy exorbitant fees. It is critical that India's most marginalized are enabled to represent in the leadership of India's administrative, defense, technology, and other government service sectors. I wish to urge upon the government, through you, Honorable Chairperson, sir, to address this challenge by establishing at least one such coaching center in every district of our country that will admit students from extremely weaker sections in the rural areas at free of cost or at a subsidized fee. Thank you very much. श्री हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, आपके माध्यम से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी का राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर आदि जिलों में भारतमाला योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़क के निर्माण में बरती गई भारी कोताही की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं, उक्त सड़क के निर्माण में संबंधित अधिकारी व कंसल्टेंसी निर्माण करने वाली कार्यकारी कंपनी ने गुणवत्ता से संबंधित कमियों को नजरअंदाज किया, जिसके कारण सड़क निर्माण के बाद पहली बारिश में ही हाल में जोधपुर जिले में उक्त सड़क जगह जगह धंस गई और गड्ढे पड़ गए। चूंकि उक्त परियोजना में गुणवत्ता पैरामीटर के आधार पर उपयोग में ली जाने वाली जीएसबी कंक्रीट सही नहीं है, उसकी गहराई बराबर मात्रा में नहीं लगी, जिसकी एग्रीमेंट इम्पैक्ट वैल्यू बहुत कम है तथा मटेरियल की उपलब्धता नजदीक नहीं होने की वजह ज्यादा मात्रा में सैंडी सॉइल मिट्टी मिलाकर काम किया गया और किया जा रहा है, जो गुणवत्ता के आधार पर सही नहीं है। लेयर WBM CTB में भी घटिया क्वालिटी प्रयुक्त की गई और संबंधित रोड की ड्राइंग व डिजाइन के विपरीत अधिकारियों ने कई स्थानों पर मिलीभगत करके लेवल चेंज करवा दिया, जिसके कारण निकट भविष्य में बहुत बड़ी बाधा आवागमन उत्पन्न होगी। अभी भी कई जगह परेशानी का कारण बनी हुई है। चूंकि ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना है और प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों में 39,600 करोड़ की अनुमानित लागत से उक्त परियोजना के अंतर्गत 2130 किलोमीटर लंबाई की 45 परियोजनाओं को चिन्हित किया। ऐसे में मेरा आग्रह है कि भारतमाला योजना के अंतर्गत राजस्थान के जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर सहित जितने भी जहां से भारतमाला गुजर रही, मैं वही बोल रहा हूं जो लिखा हुआ है, गुजर रही है सड़क जिनका विभिन्न चरणों में निर्माण हो चुका, निर्माण जारी है, उनमें खराब गुणवत्ता मनमाफिक लेवल लेने, निर्माण में प्रयुक्त निम्न स्तर की सामग्री की जांच करवाने के लिए केंद्र के स्तर से एक विशेष टीम गठित करके त्वरित जांच करवाई जाए। वे दोषी अभियंताओं, कार्यकारी एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते उनके विरुद्ध आर्थिक दंड भी लगाया जाए। सभा क्योंकि ये किसानों की बेशकीमती जमीन आपने अधिकृत डॉक्टर जय सिद्धेश्वर महास्वामी जी, ये मेरा आरोप है जी। सही ना मंत्री जी, जांच होनी चाहिए। आरोप धन्यवाद सभापति जी। हुआ मेरा संसदीय क्षेत्र सोलापुर महाराष्ट्र तथा पूरे महाराष्ट्र में अनार के ऊपर शॉर्ट होल बोरर कीट के प्रभाव पड़ने से हजारों हेक्टेयर अनार का नुकसान हुआ है। 70,000 हेक्टेयर अनार शॉर्ट होल बोरर कीट से प्रभावित है। इसी कारण तुरंत कमेटी गठित करके सोलापुर जिले की अनार समस्या का हल करने के लिए इस गठित कमेटी ने सोलापुर के अनार खेती का अध्ययन एवं मुआयना किया तथा इस परिस्थिति का विस्तृत अहवाल ICAR के हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपा दिया है। मैं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अनार उत्पादक किसानों का बहुत नुकसान जो हुआ है, किसानों को सहायता राहत मिलने हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उचित कार्रवाई हो, अनार उत्पादक किसान अनार खेती से दूर न हो,
इस पर केंद्र सरकार द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है। यही मेरा निवेदन है। श्री के नवाज कानी जी। Thank you, sir. Ramnaram district is a dry belt with no waterbed resources from rivers or lakes. Moreover, due to Prosopis juliflora, the groundwater is also affected. Hence, I request the Union Government to implement the special scheme to remove those juliflora and also to set up a plan for grow forest. By setting up such grow forest, the juliflora will be removed completely and the groundwater level will also improve and rainfall will also simultaneously increase. Hence, considering the need for water resources, I request the Union Government to allocate sufficient funds to set up the grow forest in Ramnaram district. Thank you, sir. Now item number 15.